गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपकी क्लास है 2। ये है आपकी मनोविज्ञान व शिक्षण विधि की क्लास 2 है। आज कल हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया था, उसका अर्थ के बारे में पढ़ाया था। मनोविज्ञान का अर्थ, उसका विकास, उसके उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, इन सभी के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। ठीक है, ये क्लास जो है आपकी रीट 2025 एग्ज़ाम के लिए है, जो 27 फरवरी को आपका आने वाला है। और इस वीडियो से आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि आपकी जो ये विधियाँ होती हैं, इन विधियों में से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और यह आपका सब्जेक्ट कौन सा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये धमाकेदार तैयारी है आपकी। तैयारी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्या हैं आपके पॉइंट्स आते हैं क्वेश्चन के अंदर। ओके, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि जो भी चीज़ है, पॉइंट है, मैं ओरली बोलती हूँ, उसको आप राइट कर सको, लिख सको। ठीक, तो ये वाली वीडियो देखना ज़रूर, क्योंकि जिन बच्चों की स्किप हो गई हो फर्स्ट वीडियो क्लास 1, वो क्लास 1 देखना, देन उसके बाद क्लास 2 देखना। बिल्कुल आपकी जो तैयारी है स्टार्टिंग से है, इसमें कॉन्सेप्ट थ्योरी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो मज़ा आ जाएगा आज पढ़ने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक करा दिए थे? मनोविज्ञान का अर्थ करा दिया था, मनोविज्ञान का विकास के बारे में भी बता दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, इसके बारे में भी हमने बता दिया था कल। इसके बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के बारे में भी डिस्कस किया था, बताया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। ओके, इसमें स्टार्ट होता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कल वाली हमारी क्लास जो है वो यहाँ पर ओवर हुई थी कि जो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से बताते हैं। इसमें फर्स्ट आती है निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। ये 3 विधियाँ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और भी हैं इसकी विधियाँ जो इनके अंदर भी आती हैं, प्रश्नावली, तुलनात्मक, ये मैंने कल भी बताया था आपको, तो नोट करना। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे निरीक्षण विधि के बारे में। ओके, हम निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कि निरीक्षण जो विधि है वो होती क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो हमारा आता है इसमें निरीक्षण विधि के अंतर्गत उन विधियों को रखा गया है जिसके द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण द्वारा होता है। ठीक है, जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो निरीक्षण विधि है, तो इस विधि के अंदर उन विधियों को रखा जाता है जिसमें मानव का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा। ठीक, इसमें आपका क्या होता है कि इस विधि में क्या होता है, जो छात्र होते हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय रहता है। इसमें क्या होता है, निरीक्षण विधि में आपका जो छात्र होता है, छात्र क्या होते हैं, मानसिक व शारीरिक रूप से क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। किसमें? आपका निरीक्षण विधि के अंदर। ठीक है, और इसमें जो छात्र होते हैं वो किसी घटना का निरीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? ये छात्र जो हैं किसी घटना का, ये सेकंड पॉइंट है आपका, किसी घटना का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण करने के बाद क्या होता है कि अपने विचार के मुताबिक निरीक्षण करते हैं और अपने विचार के मुताबिक बदलाव करते हैं और नए तथ्य हासिल करते हैं। ठीक है, ओके, और नए तथ्यों को हासिल करते हैं। तो निरीक्षण आपका यही होता है, निरीक्षण विधि यही होती है कि इसमें जो छात्र हैं वो उनका मानसिक और शारीरिक रूप से वो क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। और छात्र क्या करते हैं, कोई भी घटना का, मैंने अभी लिखवाया भी था आपको, मैं रिपीट करती हूँ,
कि कोई भी जो घटना होती है उसका निरीक्षण करके क्या करते हैं, अपने विचार के मुताबिक उनमें बदलाव करते हैं और नया तथ्य हासिल करते हैं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। यही चीज़ है, यही चीज़ आपकी यहाँ पे दी हुई है कि मानव के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण के द्वारा इसमें होता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि जो निरीक्षण विधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अंतर्दर्शन विधि और दूसरी होती है आपकी बहिर्दर्शन विधि। ओके, तो आपका जो अंतर्दर्शन विधि होता है वो क्या होती है और बहिर्दर्शन विधि क्या होता है, इनके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर टेट जो होते हैं या आपके सुपर टेट जो हैं, इनमें क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्दर्शन विधि की। ओके, तो जो आपकी अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन जो विधि होती है उसका सबसे पहले तो प्रतिपादन उसका किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था विलियम वुड व उनके शिष्य टीचनर। ये संरचनावाद के जनक भी थे। इन्होंने क्या किया था, इसका प्रतिपादन किया था, किसका, अंतर्दर्शन विधि का। ओके, किसने, विलियम वुड, उनके शिष्य विलियम वुड थे और इन्हीं के क्या थे, एक शिष्य थे जिनका नाम था टीचनर। ये क्या थे, संरचनावाद थे, दोनों संरचनावाद के क्या थे, ये जनक थे। ओके, अब आगे इसमें आता है कि अंतर्दर्शन का अर्थ। अभी तो हमने इसमें पढ़ा कि इसके प्रतिपादक कौन थे, प्रतिपादन किसने किया था इसको। अब हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, अंतर्दर्शन जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है। तो टू लुक, इसका मीनिंग होता है आपका टू लुक विद इन, मतलब कि अपने आप में देखना। ठीक है, अंतर्दर्शन का जो अर्थ है वो है अपने आप में देखना, मतलब कि टू लुक विद इन। ठीक, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि समय के अंदर, स्वयं के अंदर देखना अथवा आत्मालोकन जो होता है वो क्या है, अंतर्दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे इसमें आता है आपका, आगे है इसमें व्यक्ति स्वयं अपने अंदर झांकता है, कि जो अंतर्दर्शन होता है इसमें जो व्यक्ति होता है या जो छात्र होता है वो क्या करता है, वो अब व्यक्ति स्वयं अपने अंदर ही झांकता है तथा अपनी मनोदशा का स्वयं अध्ययन या निरीक्षण करता है। अंतर्दर्शन का मीनिंग यही है आपका अपने आप में देखना, टू लुक विद इन, मतलब कि जो व्यक्ति है वो स्वयं अपने अंदर ही झांकता है, अपने अंदर की जो भी उसकी मनोदशा होती हैं का स्वयं अध्ययन या निरीक्षण करता है। ओके, तो आया समझ आपको अंतर्दर्शन का अर्थ। अब इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि अंतर्दर्शन की, जो अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण आपके। ठीक, तो हमारी हेडिंग आती है अंतर्दर्शन विधि के गुण। क्या है हमारी हेडिंग, कि अंतर्दर्शन विधि के गुण। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है समय व स्थान। तो समय और स्थान से यहाँ तात्पर्य यह है कि इसमें क्या होता है, इस विधि में समय और स्थान की समस्या नहीं होती है। जो अंतर्दर्शन विधि है इसमें समय और स्थान की समस्या नहीं होती है। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि में इसका गुण है फर्स्ट, कि इस विधि में समय और स्थान की समस्या नहीं होती है। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका, सेकंड पॉइंट है विशेष यंत्र। तो इसमें क्या है आपका, अंतर्दर्शन विधि में विशेष यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है,
कि जो अंतर्दर्शन विधि होती है उसमें विशेष यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, या नहीं पड़ती है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। थर्ड आता है इसमें हमारा चिंतन सूक्ष्म या गहन, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि के अंदर इसका एक गुण है कि चिंतन व सूक्ष्म गहन, तो इसका तात्पर्य है कि यह एक सूक्ष्म एवं गहन चिंतन प्रधान विधि है। इसको हम अंतर्दर्शन जो विधि है ये हमारी एक तरीके क्या है, सूक्ष्म और गहन चिंतन की क्या है, एक प्रधान विधि भी है, जिसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति आत्मानुभूति करता है और स्वयं की परख करता है। तो अंतर्दर्शन जो विधि है मैट्रिस्ट आपका मैट्रिक्स इंटरेक्शन मेथड में क्या है आपका, यही चीज़ है इसके गुण के अंदर कि ये सूक्ष्म गहन प्रधान की विधि है, एक चिंतन विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, इसमें लिख लो, इसमें क्या करता है कि व्यक्ति को क्या होता है, इसमें व्यक्ति मतलब जो ये विधि है इसके द्वारा व्यक्ति आत्मानुभूति करता है, ठीक है, और स्वयं की परख करता है। इसमें यही है मेन पॉइंट कि स्वयं की परख किसमें करता है, परख करता है। अंतर्दर्शन विधि का ये एक गुण है, ठीक है। तो मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्टेशन मेथड के का जो गुण है इसके अंतर्गत यही आता है कि जो चिंतन है, चिंतन का प्रभाव पड़ता है इसमें। चिंतन जो है एक तरह का प्रधान विधि रहेगी इसमें आत्मानुभूति होती है व्यक्ति को और वो स्वयं की परख करता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है विचारवान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, विचारवान। तो ये आपकी जो ये विधि है अंतर्दर्शन जो विधि है ये क्या करती है, व्यक्ति को अंतर्दर्शन जो विधि है ये व्यक्ति को क्या करती है कि व्यक्ति को विचारवान बनाने में मदद करती है, ठीक। तो इसके गुण के अंतर्गत ये भी आता है कि समय व स्थान जो है इसकी समस्या नहीं होती है इसके अंदर, ठीक। विशेष जो यंत्र होते हैं उनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और इसमें क्या है, इसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं की परख करता है और ये जो विधि है वो क्या करती है, ये व्यक्ति को विचारवान बनाने में मदद करती है। इसके और भी पॉइंट्स हैं उनको लिख लो, ये 4 पॉइंट है इसके जो गुण है 1 2 3 4। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है 5 जिसको आप लिखना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 पॉइंट आता है इसके अंदर 5 पॉइंट आता है कि मनोविज्ञान के ज्ञान में इस विधि के प्रयोग से वृद्धि होती है, ठीक है। मनोविज्ञान के ज्ञान में जो मनोविज्ञान का जो ज्ञान होता है इस विधि के प्रयोग से क्या होती है, वृद्धि होती है। मनोविज्ञान के ज्ञान में इस विधि के प्रयोग से क्या होती है, वृद्धि होती है। ये भी एक इसका गुण कहलाता है, ठीक। तो ये आपके 5 क्या हुए, ये 5 आपके गुण हुए इसमें, ठीक, कि अंतर्दर्शन विधि के गुण, ओके। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है अंतर्दर्शन विधि के दोष, कि इसके दोष कौन कौन से हैं, ठीक। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है अंतर्दर्शन विधि के दोष में आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका मानसिक क्रिया अस्थिर। इसमें क्या होता है, जो मनुष्य होता है उसकी मानसिक क्रिया क्या होती है, चंचल। मानसिक क्रिया का चंचल व अस्थिर होना, मतलब मानसिक क्रिया है वो क्या होती है, वो चंचल होती है और क्या होती है, अस्थिर होती है। क्या चीज़ आपकी, मानसिक क्रिया।
तो ये इसका एक दोष है कि इसमें जो मेंटली जो प्रोसेस होता है, जो क्रियाएं होती हैं, वो अस्थिर होती हैं। तो ये इसका एक दोष कहलाता है। ठीक। सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा व्यवहार का अध्ययन। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? व्यवहार का अध्ययन। तो इसमें आपका है कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ठीक। इसमें हम लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे मनुष्य का व्यवहार क्या होता है? प्रतिक्षणक क्या होता है आपका? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है। ठीक है। परिवर्तनशील होता है, इसीलिए उसके व्यवहार का अध्ययन परिवर्तनशील होने के कारण व्यवहार, इसलिए उसके व्यवहार का अध्ययन इस विधि से संभव नहीं है। तो व्यवहार का अध्ययन नहीं हो पाता। ठीक है। तो ये भी इसका एक दोष है कि व्यवहार का अध्ययन से तात्पर्य यही है इसमें कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो प्रतिक्षण क्या होता रहता है? परिवर्तनशील होता रहता है। या परिवर्तनशील होने के कारण ही व्यवहार का अध्ययन इस विधि के द्वारा जो व्यवहार का अध्ययन है वो संभव नहीं होता। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अचेतन मन। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट में आता है आपका अचेतन मन। तो इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति अपने अचेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये भी इसका एक दोष है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने अचेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसका तात्पर्य ये है कि अचेतन मन से भी तात्पर्य आपका ये है, मनोवैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वो हमारी अवचेतन मन में आ जाती हैं। अचेतन मन का तात्पर्य हमारा यही रहेगा, यही है कि जिन इच्छाओं को हम पूरी नहीं कर पाते वो क्या कहलाती हैं? हमारी अचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें यही है कि अचेतन मन मतलब कि व्यक्ति अपने अचेतन मन का अध्ययन नहीं कर सकता। जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती उनका वो अध्ययन नहीं कर सकता। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अचेतन मन क्या होता है, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो कि अचेतन मन होता क्या है। ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि अचेतन मन आपका होता क्या है। तो अचेतन मन में क्या होता है आपका कि ये हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूकता के बिना काम करता है। अचेतन मन आपका वही है कि जो हमारी जागरूकता के बिना क्या करता है? काम करता है। वही क्या कहलाता है? अचेतन मन। तो इसका अध्ययन हम नहीं कर सकते अंतर्दर्शन विधि के द्वारा। तो ये इसका एक दोष कहलाता है। अचेतन मन के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आ सकती हैं? आप कह सकते हैं विचार, आपकी यादें, ओके, और या फिर आपकी ये विचार या फिर आपकी जो यादें होती हैं वो अचेतन मन के अंदर आ सकती हैं। इनका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि इसमें अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से। ये इसका एक दोष है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 4 पॉइंट आता है वैज्ञानिकता का अभाव। अभाव। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अंतर्दर्शन विधि होती है इसका दोष ये भी है कि इसमें जो वैज्ञानिकता होती है उसका क्या होता है? अभाव इसमें होता है। ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका 5 पॉइंट है आपका मानसिक क्रिया अस्पष्ट। इसमें क्या होती है, ये भी इसका एक दोष है कि इसके अंदर मानसिक क्रियाएं जो होती हैं इस विधि के माध्यम से, ये इसका दोष कहलाता है कि मानसिक क्रिया क्या होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं अव्यक्त होती हैं। ठीक है, अव्यक्त होती हैं, ठीक। अव्यक्त होती हैं और अस्पष्ट होती हैं क्या, मानसिक क्रियाएं, ये भी अंतर्दर्शन विधि का एक दोष है। ये थे आपके अंतर्दर्शन विधि के दोष। आगे हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। एक हमारा क्या था, फर्स्ट तो था हमारा अंतर्दर्शन और दूसरा था हमारा बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, तो अब हम बहिर्दर्शन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी बहिर्दर्शन विधि। ठीक, बहिर्दर्शन विधि। तो हमारा ये क्या होता है, बहिर्दर्शन जो विधि होती है वो होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इस विधि का अवलोकन भी कहते हैं, मतलब कि इस विधि को क्या कहते हैं, अवलोकन विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बहिर्दर्शन विधि का दूसरा नाम क्या है, अवलोकन विधि, या ऑप्शन में दे देंगे अवलोकन विधि कौन सी है, जिसमें हमारे पॉइंट्स दे देंगे कि अंत्यदर्शन है, प्रयोगात्मक है, या फिर वर्णनात्मक है, कौन सी विधि है। तो आपका बहिर्दर्शन जो विधि है वो एक अवलोकन विधि भी कहलाती है। ठीक है, अवलोकन विधि भी इसको कहते हैं। ये विधि वॉटसन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, बहिर्दर्शन जो विधि है वो किस पर आधारित है, वॉटसन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। क्या, कौन आधारित है, बहिर्दर्शन विधि। ठीक, अब इसमें पता होना चाहिए हमें कि बहिर्दर्शन जो होता है, विधि होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो इसका अर्थ होता है हमारा, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का अवलोकन करके या व्यवहार का निरीक्षण करके व्यक्ति की मानसिक दशा का पता लगाना। ये किसके अंतर्गत आता है, बहिर्दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या होता, जो आपका मैंने पहले बताया था अंतर्दर्शन, उसमें क्या होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में देखता है, अपने आप का क्या करता है, अंदर देखता है, आत्मालोकन करता है। ठीक है, स्वयं के अंदर ही झांकता है और स्वयं अपना ही अध्ययन करता है, निरीक्षण करता है। लेकिन ये इसकी अपोजिट है, जो आपकी बहिर्दर्शन विधि है वो अंतर्दर्शन विधि के अपोजिट है, कि किसी भी व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार का निरीक्षण करना और व्यक्ति की मानसिक दशा का पता लगाना ही बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत आता है, बहिर्दर्शन विधि का मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसके अंदर, इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है, इसमें हमारा एग्जाम्पल है कि व्यक्ति क्रोध क्यों होता है, या व्यक्ति क्रोधित क्यों होता है। मतलब हम किसी और व्यक्ति की जो मानसिक दशा है उसका पता लगा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो क्रोधित क्यों होता है, क्रोधित व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया करता है। तब हम निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर हम किसी का निरीक्षण कर रहे हैं कि वो क्रोधित क्यों है, ठीक, और तब वो क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो कैसी प्रतिक्रिया करता है, कैसी कैसी क्रियाएं करता है, कौन से शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं कि तब वो क्रोधित वाली प्रतिक्रिया करता है, तो उसके फिजिकली में उसका शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से परिवर्तन आ जाते हैं। ये किसके अंतर्गत होता है, आपका बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत होता है, जिसको हम अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि भी उसको कहा जाता है। ठीक, आया समझ आपको कि बहिर्दर्शन विधि क्या है। ठीक, तो अब आता है बहिर्दर्शन जो विधि है इसके गुण, कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बहिर्दर्शन जो विधि है इसके गुण के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके गुण कौन कौन से होते हैं आपके। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोग शिशु, बाल, प्रौढ़ समूह सभी पर संभव है। कि जो आपका बहिर्दर्शन विधि है इसका प्रयोग हम शिशु पर भी कर सकते हैं, बालक पर भी कर सकते हैं, प्रौढ़ पर भी कर सकते हैं,
समूह पर भी कर सकते हैं, इन सभी पर क्या है, संभव होता है। वही दर्शन विधि का ये एक गुण है। सेकंड आता है इसमें आपका पॉइंट, सेकंड है आपका, इस विधि से जो परिणाम प्राप्त होता है वे अंतर्दर्शन विधि की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो क्या होते हैं वो, अधिक विश्वसनीय होते हैं कि इस विधि से जो भी रिजल्ट हमें निकल के आ रहा है वो अंतर्दर्शन विधि की अपेक्षा अधिक क्या है, विश्वसनीय है। तो विश्वसनीय का आपका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, जो विश्वास करने योग्य होता है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसमें यही है, रिजल्ट से रिलेशन मतलब आपका यही है कि कोई भी रिजल्ट है तो वो विश्वास करने योग्य है कि हाँ भाई यही है। मीन्स अगर हम किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, इसमें क्या है, अगर हम किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, हमने एक बार हमने क्या करा, व्यक्ति का निरीक्षण करा, उसके बाद दूसरी बार उसी चीज़ का निरीक्षण करा, फिर तीसरी बार भी उसी चीज़ का निरीक्षण करा और हमें रिज़ल्ट सेम आ रहा है, ठीक है, हमें वही रिज़ल्ट मिल रहा है, तो ये एक तरह से आपके लिए विश्वसनीय होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चे से लेके चलते हैं कि अगर हमारा एक बच्चा है जिसका नाम मोनू है या कुछ भी नाम है XYZ, तो हमने क्या करा, हमने उसका टेस्ट लिया A to Z ABCD का हमने टेस्ट लिया, ABCD नहीं, या कोई बड़ा बच्चा है, छात्र है, हमने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, ठीक, हमने उसका क्या लिया, टेस्ट लिया, तो उसके 10 मार्क्स आए। दोबारा ही तब हम उसका फिर दोबारे से कोई और टीचर या फिर हम ही उसका फिर दोबारे से उसी चीज़ का टेस्ट लेंगे, उसके फिर 10 मार्क्स आए, तीसरी बार लिया फिर 10 मार्क्स आए, उसने सेम चीज़ मतलब अच्छे तरीके से उसने बताई, तो ये क्या है, सेम नतीजे आ रहे हैं, तो ये क्या है, तो इसमें जो परिणाम जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एक तरह से विश्वसनीय होता है अंतर्दर्शन विधि की अपेक्षा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका थर्ड, यह एक परिस्थिति में कई व्यक्ति एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। मतलब कि जो आपकी बही दर्शन विधि है इसमें क्या होता है, एक परिस्थिति हो, ठीक है, उसमें क्या हो, कई व्यक्ति का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है इसके अंदर। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है आपका, फोर्थ पॉइंट है व्यक्ति की इच्छाओं को सुधार कर व्यक्ति के व्यवहार को बेहतर बनाया जा सकता है। कि ये विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं उनको सुधार कर व्यक्ति के व्यवहार को बेहतर बनाया सकता है। मीन्स कोई व्यक्ति होता है जिसकी इच्छा नेगेटिव होती है कि भाई, एक तरह से ये मानो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति की इच्छा है कि भाई मुझे आतंकवादी बनना है या मुझे किसी को मारना है या कुछ भी है, तो उसकी इच्छा है ये, ठीक, तो उस व्यक्ति के व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर उसके व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। तो वही दर्शन विधि से हम का ये भी क्या है, एक गुण कहलाता है। तो ये इसके 4 क्या थे, ये इसके गुण थे। एक 5 जो गुण है वो भी लिखो, आप एक नोट करके लिखो कि इम्पोर्टेंट है कि इस विधि की सहायता से क्या होता है कि पशु या फिर पक्षी से प्राप्त रिजल्ट, ठीक, पशु या पक्षी से जो प्राप्त रिजल्ट होता है, रिजल्ट को मनुष्य पर लागू करने की संभावना को देखा जा सकता है। ठीक, तो इसमें ये भी है इसका गुण कि पशु पक्षी से जो प्राप्त रिजल्ट होते हैं फिर मनुष्य पर भी उस चीज़ को लागू करके उसकी संभावना को देखा जा सकता है। ठीक, तो ये हैं इसके 5 गुण। नेक्स्ट आपके इसमें हेडिंग आती है कि बही दर्शन विधि के दोष। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि बही दर्शन विधि के दोष, ठीक, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूल्यांकन। तो इसके दोष के अंतर्गत मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन का मतलब है कि मूल्यांकन नहीं कर सकते से तात्पर्य मूल्यांकन नहीं
कर पाते। तो कैसे नहीं कर पाते, इसमें क्या होता है, जो निरीक्षणकर्ता जो होता है वो अपनी पूर्व धारणा से ग्रसित हो जाने से व्यवहार का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। ठीक, मूल्यांकन से तात्पर्य यही है कि अपनी पूर्व धारणाओं से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण वो व्यवहार का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, कैसे ग्रसित हो रहा है कि कैसे मूल्यांकन नहीं कर पा रहा, जैसे कि मित्र के व्यवहार का अवलोकन करते समय उसकी कमी को भुला देना। तो इसमें इसका तात्पर्य यही है, मूल्यांकन नहीं कर पाने से तात्पर्य यही है कि अगर कोई दो फ्रेंड हैं, दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त का या एक मित्र दूसरे मित्र का अगर व्यवहार का अवलोकन कर रहा है तो वो क्या करता है, अवलोकन करते समय उसकी कमियों को भूल जाता है। तो इसमें यही है कि सही व्यवहार का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते इस विधि के माध्यम से। तो यह एक बहिर्दर्शन विधि का दोष है। ठीक, निरीक्षण जो करता होता है अपनी पूर्व धारणाओं से, ठीक है, किससे, अपनी पूर्व धारणाओं से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, जिस कारण व्यवहार का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट में आता है गोपनीय प्रकृति के व्यवहार। तो इसमें यही है कि जो गोपनीय प्रकृति का जो व्यवहार होता है, जो हमारी निजी जानकारी होती है, उसका क्या है, उस विधि उसका ये क्या नहीं अध्ययन नहीं कर पाता। तो ये भी इसका एक दोष कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा विश्लेषण एक तथ्य का। तो इसमें यही है कि इस विधि के माध्यम से एक समय में क्या होता है, इस विधि के माध्यम से क्या होता है, एक समय में केवल एक तथ्य का विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो विश्लेषण एक तथ्य का तात्पर्य यहाँ यही है कि बहिर्दर्शन विधि का जो दोष है यही है कि एक समय में एक ही तथ्य का विश्लेषण जो है वो किया जा सकता है, केवल। ठीक है, एक समय में केवल लिख लेना, केवल एक तथ्य का विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये इसका दोष कहलाता है। 4 पॉइंट आता है इसमें, 4 पॉइंट है आपका पूर्व धारणाओं पूर्व ग्रहों से ग्रसित। इसका तात्पर्य क्या है कि जो अवलोकन जो करता होता है अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करते समय अपनी पूर्व धारणाओं तथा पूर्व ग्रहों से ग्रसित रहता है। तो ये वही पॉइंट है जो यहाँ मूल्यांकन के लिए बताया गया था कि पूर्व धारणाओं से क्या होता है, वो ग्रसित होता है और अपने पूर्व ग्रह से भी क्या होता है, ग्रसित रहता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करते समय। तो ये भी इसका दोष है और इसमें भी यही पॉइंट था कि ग्रसित होने के कारण सही मूल्यांकन नहीं कर पाता वो। ठीक, तो ये हैं बहिर्दर्शन विधि के दोष। ठीक, तो यहाँ आपकी क्लास होती है ओवर, ख़त्म होती है यहाँ पे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विवरणात्मक विधि और प्रयोगात्मक विधि, ये जो दो विधि रह जाती हैं हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की, उनके बारे में क्लियर करके मनोविज्ञान की विधियाँ हम कंप्लीट करके देन उसके बाद हम शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा शिक्षण क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम मनोविज्ञान की विधियाँ उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक, थैंक यू।